brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. साल 1945 फरवरी का महीना, सोवियत रूस के एक शहर याल्टा में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत सर्वेसर्वा स्टालिन तीनों इस मीटिंग में मौजूद थे। एलाइज के प्रधान सब। विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जर्मनी की हार अब पक्की दिखने लगी थी। ऐसे में इस मीटिंग का एजेंडा था कि युद्ध के बाद जर्मनी का क्या करना है। चर्चिल और रूजवेल्ट वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, वहीं स्टालिन जर्मनी में भी कम्युनिज्म का झंडा फहराना चाहते थे। बहस के दौरान स्टालिन एकदम से खड़े हुए और एक झंडा मंगवाया। उसे खोलकर रूजवेल्ट और चर्चिल को वो दिखाने लगे। ये सोवियत संघ का झंडा था, जिसमें कम्युनिज्म के प्रतीक हथौड़ा और हंसिया बने हुए थे। झंडा दिखाकर स्टालिन बोले कि देखो ये झंडा, ये दराती किसानों का प्रतीक है हंसिया, और ये हथौड़ा मजदूरों का। जर्मनी का भविष्य इन्हीं दोनों में है। ये सुनते ही सब शांत हो गए। थोड़ा समय गुजरा, फिर चर्चिल उठे और बोले कि स्टालिन, तुम सही कहते हो। अपने लोगों के लिए एकदम सही प्रतीक चुना है तुमने, हंसिया, ताकि लोग काम करते रहें, और हथौड़ा ताकि कोई बोलने की हिम्मत न कर सके। अभी जो किस्सा आपने सुना, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन सोवियत संघ के समय में ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी सुनाए जाते हैं। बहरहाल हथौड़ा और हंसिया के किस्से से शुरुआत इसलिए की क्योंकि आज इन्हीं की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। हथौड़ा और हंसिया कैसे बना कम्युनिज्म का प्रतीक, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। फरवरी 1917, ये साल की शुरुआत भर थी, दूसरा महीना आया है अभी। सदियों से शासन करते आ रहे जार साम्राज्य के पाप का घड़ा लगभग भर चुका था। जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त हो चुकी थी और किसी भी पल सिंहासन पर बैठे जार निकोलस द्वितीय को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी। जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की। ये चिंगारी बनी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने विद्रोह किया और इसका नेतृत्व किया बोल्शेविकों ने। अब ये बोल्शेविक्स कौन? बोल्शेविक दरअसल रूस की एक पार्टी थी और इस पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। विद्रोह की आग जार निकोलस द्वितीय तक पहुंच गई और उससे राजगद्दी छोड़नी पड़ी और फिर अंतरिम सरकार बनी, जिससे चुनाव होने तक जार की जगह शासन करना था। चुनाव में देरी होती गई। इधर अंतरिम सरकार की मनमानी भी बढ़ती गई। अंतरिम सरकार के फैसलों की वजह से रूस अब भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले ही रहा था। जिन भूमि सुधारों की बात अंतरिम सरकार ने की थी, उस फैसले को भी ताक पर रख दिया गया। किसानों और सैनिकों की खींच बढ़ती चली गई। अक्टूबर आते आते एक और क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया। यहां से कम्युनिस्ट सत्ता में आए। कम्युनिस्ट बदलाव चाहते थे और इस बदलाव की शुरुआत हुई एक नए झंडे की तलाश से। बोल्शेविक कोई ऐसा झंडा चाहते थे जिससे पूरी दुनिया तक ये संदेश जाए कि इतिहास में पहली बार श्रमिकों ने अपना राज्य बनाया, मजदूरों ने, जो बाकी देशों के लिए एक नजीर की तरह काम करे। कुछ ऐसा ही फ्रेंच क्रांति के बाद हुआ था, जब फ्रांस के तिरंगे झंडे ने 19वीं सदी के गणराज्यों, खासकर यूरोप के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मानक तय किए थे। खैर, खोज शुरू हुई, लेकिन कोई भी चिन्ह ऐसा मिला नहीं जिसे झंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता। समस्या से निपटने के लिए लेनिन और उस समय के शिक्षा आयुक्त रहे अनातोली लुनाचार्स्की ने एक डिजाइन कंपटीशन आयोजित करवाया। पूरे गणराज्य से हजारों एंट्रीज आई। कुछ एंट्रीज पुरानी मान्यताओं से जुड़ी हुई थी, जैसे दो सिर वाला और बिना पंखा ईगल का चिन्ह और कॉर्नुकोपिया का चिन्ह। कॉर्नुकोपिया सींग के आकार का एक कंटेनर होता है जो फल और सब्जी रखने के काम आता है। इन सब के अलावा एक एंट्री ऐसी है जिसमें क्रॉस करता हथौड़ा और दराती, गेहूं का एक ढेर और एक उगता हुआ सूरज और एक खड़ी तलवार को दिखाया गया। लेनिन ने तलवार को उसी समय हटवा दिया क्योंकि तलवार युद्ध का प्रतीक था और लेनिन कोई ऐसा राज्य नहीं चाहते थे जो युद्ध का समर्थक दिखे। नए राज्य की मोहर के लिए बहस चलने लगी। तभी 1 मई यानी मजदूर दिवस के मौके पर कलाकार येवगेनी कामजोक्लिन ने एक टेम्पलेट बनाया। इस टेम्पलेट में क्रॉस करता हथौड़ा और हंसिया दिखाया गया। ये टेम्पलेट उसी एंट्री से प्रभावित होकर बनाया गया था जो उस कंपटीशन में भेजी गई थी। इस टेम्पलेट की इसके बाद दुनिया भर में चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि कामजोल्किन खुद कम्युनिस्ट नहीं थे। इसके अलावा वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे।
10 सालों तक लियोनार्डो दा विंची की क्रिएटिव सोसाइटी के सदस्य रहे थे और प्रतीकों के अर्थ और महत्व को अच्छी तरह से समझते भी थे। कुल मिलाकर कहें तो कामज़ोक्लिन ही थे जिन्होंने साम्यवाद को उसका वो सिंबल दिया जो आज पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। 10 जुलाई 1918 को सोवियत गणराज्य ने औपचारिक रूप से अपना संविधान अपनाया, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई सोवियत संघ के झंडे में बैकग्राउंड में लाल रंग होगा, जिस पर क्रॉस करता हुआ एक सुनहरा हंसिया और हथौड़ा होगा। ये दोनों सूर्य की किरणों से चमकते नजर आएंगे और साथ में होंगी गेहूं की बालियां। इस डिजाइन के नीचे एक नारा भी था जो कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंतिम वाक्य का सार था कि दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ। अक्टूबर क्रांति के ठीक एक साल बाद बोल्शेविकों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया, जिसे कॉमिंटर्न के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का उद्देश्य बस इतना था कि दुनिया के हर देश में कम्युनिस्ट पार्टीज को बढ़ावा मिले और उनके जरिए बड़े लेवल पर सर्वहारा क्रांति हो सके। सर्वहारा मतलब किसान और मजदूर वर्ग, और इस तरह हथौड़ा और हंसिया जल्द ही पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का प्रतीक बना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक ये चिन्ह सोवियत झंडे की शोभा बना रहा और उसके बाद आज भी डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये कई कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रतीक बना हुआ है, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और वियतनाम के अलावा कई देशों की राजनीतिक पार्टियां भी हैं। 2010 में यानी कि यूएसएसआर के टूटने के कई साल बाद ईस्टर्न यूरोप के कई राज्यों ने जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, उन्होंने यूरोपीय संघ से दराती और हथौड़े के निशान पर यानी हथौड़ा और हंसिया के निशान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन सब ने यह कहा कि हथौड़ा और हंसिया तानाशाही का प्रतीक है। हालांकि प्रतिबंध लगा नहीं और यह फैसला सदस्य देशों पर छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो ये प्रतीक अपनाए या ना अपनाए। बैन लगाना लगाए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस निशान की अहमियत क्या है, इसके लिए एक हालिया वाकया भी आपको बता देते हैं। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने अपने देश से सोवियत संघ से जुड़े हर एक निशान को मिटाने की कोशिश की। यूक्रेन में देश को मदर यूक्रेन की मूर्ति से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले इस मूर्ति के हाथ में रखी ढाल पर दराती और हथौड़ा बना रहता था, हंसी हथौड़ा, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद इस प्रतीक को त्रिशूल के प्रतीक से बदल दिया गया। खैर, अब सवाल यह कि हथौड़े और हंसियों को ही झंडे का चिन्ह क्यों बनाया गया। असल में 20वीं सदी की शुरुआत में सोवियत रूस में 3/4 लोग किसान और मजदूर थे, यानी हंसिया चलाने वाले और हथौड़ा चलाने वाले। कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत में काम को बहुत महत्व दिया जाता था। इसी कारण जब सिंबल चुनने की बारी आई तो किसान और मजदूरों के काम के उपकरणों को कम्युनिज्म के प्रतीक के तौर पर चुन लिया गया। अभी जान लेते हैं कि आज कितने देशों में इन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। इस समय दुनिया भर की लगभग सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के झंडे पर हथौड़ा और हंसिया ही है। रूस में रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी CPRF के झंडे पर यही निशान है। उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी CRCP के झंडे पर भी थोड़े बदलाव के साथ यही मौजूद है। पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पीपल्स पार्टी से लेकर किर्गिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी चिन्ह का इस्तेमाल करती है। दुनिया के सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा करने वाले चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर हथौड़ा और हंसिया का रंग पीला है। भारत की बात करते हैं, यहाँ भी हथौड़ा और हंसिया कई वामपंथी दलों के प्रतीक चिन्हों पर मौजूद रहते हैं, फिर चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM हो। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर रहने योग्य 20% जमीन पर USSR का झंडा फहराया जाता था। हालांकि आज के समय में कम्युनिज्म का दावा करने वाले 5 देश चीन, उत्तर कोरिया, लाओस, क्यूबा और वियतनाम में से किसी एक भी देश के झंडे पर हथौड़ा और हंसिया दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी अर्पित ने और आलोक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।